बाप होता है, लेकिन बाप भी कभी कभी भूल कर सकता है। वापस संगठन ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या अब बोले जोशी अभी साहब? तो सब बोले कि नहीं चलेगा, अब उनका युग आर्ट हो गया था ना। जोशी साहब को आपने इसलिए छोड़ा या उनसे आपकी आपत्ति ये थी कि आप बिना शर्त एनडीए के साथ क्यों जा रहे हैं, लेकिन 2014 में भाजपा का समर्थन भी आप लेते हैं, कैसे करते वो मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। हैं? बीजेपी के साथ जाना भूलते? जी, अहमदाबाद में हमारी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैंने पूछा क्या आप हिंदुत्ववाद और सांप्रदायिकवाद छोड़ रहे हैं? ये पूछा आपने हाँ, मोदी मैंने से कि आप हिंदुत्व और सीधे सांप्रदायिकता छोड़ेंगे? हाँ सीधे पूछा था, हम्म। लेकिन बाद में पता चला कि ये सब जुमला है, इसलिए उनको छोड़ दिया। हुआ वही हुआ, 2.5% आत्महत्या बढ़ गई महाराष्ट्र में। शरद पवार ने आपको एनसीपी कांग्रेस का समर्थन देते हुए क्या कहा था, और प्रकाश आंबेडकर जब ये कैंडिडेट दे रहे थे तब आपकी उनसे क्या बात हुई? उद्धव ठाकरे ने बहुत कोशिश की आपको मनाने की, लोगों ने कहा कि ईगो आड़े आ रहा था। युवा आड़ आता तो मैं मातोश्री नहीं पहुंचता। महाविकास आघाड़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग करते काम भाजपा के, लेकिन है महाविकास आघाड़ी में। फॉर एग्जाम्पल जयंत पाटिल शिंदे गुट से भी ऑफर आया था और बीजेपी की ओर से भी ऑफर आया था। बहुत सारे लोग है, वो मैं बता नहीं सकता। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अगर हम आपको बताएं कि हम देवप्पा अन्ना शेट्टी का इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ सोचें, लेकिन जैसे ही हम आपको बताएं कि स्क्रीन पर नजर आ रहे शख्स का नाम राजू शेट्टी है, आपका ध्यान इस इंटरव्यू पर अपने आप ही चला आता है। किसान नेता, स्वाभिमानी पक्ष के अध्यक्ष और स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के फाउंडर और हाथ कनंगड़े लोकसभा से फिलहाल ये प्रत्याशी भी। बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप की बातचीत में आपका। आपने अपने कैंपेनिंग ट्रेल के बीच में, आपके एक समर्थक है उनके घर के आंगन में हम लोग बैठे हुए हैं, उसके बीच आपने ललन टॉप के दर्शकों के लिए समय निकाला। सर पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि अब तक के, इससे पहले जब जब प्रचार हुआ तब तब ये कहा गया कि शेट्टींची शिट्टी वाजनार। इस बार क्या माहौल है? इस बार आपकी सीटी बजेगी क्या? नहीं, सीटी पक्की बजेगी और जोर से बजेगी। जोर से बजेगी। तो आपने गले में भी सीटी पहनी हुई है, तो आपके समर्थक भी बजा रहे हैं सीटी, आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? ना, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सिर्फ रिस्पांस ही नहीं, लोग मुझे पैसा भी दे रहे हैं और पैसा देकर वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा जो भी चुनाव है वो क्राउड फंड से ही चल रहा है और ज़्यादा खर्चा तो आता नहीं है, लेकिन डीजल के लिए या कुछ प्रिंटिंग मटेरियल के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा लोग देते हैं। और जो कार्यकर्ता मेरे कैंपेनिंग में आते हैं वो अपने खुद की गाड़ियां लेके आते हैं, उसका डीजल भी वही डालते हैं, इसलिए उतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। कितना एक एवरेज जिस घर में आप पहुंचते हैं वहां कितना पैसा देते हैं लोग, क्या पूछ सकते हैं हम? ना, अपने अपनी हैसियत से लोग देते हैं। कोई 50 रुपए देता है, 50 से कम तो कोई देता नहीं है। कोई 100 रुपए देता है, कोई 200 रुपए देता है, कोई 1000 रुपए देता है। कई किसान ऐसे भी 1-1 लाख रुपए मुझे देते हैं। जिनका गन्ना ज्यादा जाता है, 1000 टन या 2000 टन गन्ना उत्पादन करने वाले किसान भी यहाँ हैं, वो 1 लाख से ज्यादा पैसा देते हैं। एक किसान अपनी 91 साल की सालगिरह मना रहा था, तो उसने मुझे घर पे बुला के 91,000 रुपए दे दिया। ऐसा लोग देते हैं। इस पैसे से आपका प्रचार चल रहा है। जी। हम इस बार के आपके चुनाव पे आएंगे, लेकिन थोड़ा हम आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और आप किस तरह एक किसान नेता के रूप में स्थापित होते हैं उस विषय पर भी बात करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में माता पिता का बड़ा स्थान होता है, आपके जीवन में भी है ही। और अन्ना शेट्टी आपके पिताजी थे, रत्नाबाई शेट्टी आपकी माताजी थी। एक स्थान मेंटोर का भी होता है, गुरु का स्थान। शरद आनंदराव जोशी, इनके मातहत रह करके आपने ये जो चढ़वड़ की पॉलिटिक्स है, आंदोलन की पॉलिटिक्स सीखी, कैसे याद करते हैं उनको आप? उन्होंने बहुत अच्छा मुझे तैयार किया है, उन्होंने बहुत अच्छा संस्कार किया मुझ पर ऊपर। आज पॉलिटिक्स में हो या आम जिंदगी में हो, मेरी जो इमेज बिल्डिंग हुई है उससे सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं के विचारों का है। सर 12 दिसंबर 2015 में द हिंदू अखबार में सौमित्र बैनर्जी की ने एक ओबिचुरी छापी थी, जब शरद जोशी नहीं रहे, कैलाशवासी हुए। जैसे यहाँ पे परंपरा है, जिन लोगों का देहांत होता है उन्हें कैलाशवासी कहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा था
कि वो एक फादर फिगर थे आपके लिए। आप अग्री करते हैं इस सेंटेंस से? सही बात है, क्योंकि मैं एक साधारण से किसान परिवार से आता हूँ। अ, मेरे पिताजी को अपने गांव में भी कोई ज्यादा लोग जानते नहीं थे। तो इस एक साधारण से मार्जिनल फार्मर का एक बेटा शरद जोशी का एक भाषण सुनकर उसको पता चलता है कि किसानों का शोषण कैसा हो रहा है, कि किस तरह से लूट नीतियां में छुप गई है और ये नीतियां बदलने के लिए आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। ये जब मेरे ध्यान में आ गया तो मैं शरद जोशी जी के साथ काम करने लगा और धीरे धीरे सब मुझे पता चलने लगा कि ये इकोनॉमी कैसी है, इसमें लूट कैसी छिपी है और इसके जो फायदेमंद लोग जो है वो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जो राजनेता है या राजनीतिक दल है वो इसका किस तरह से फायदा उठा रहे हैं। ये जब पता चला, जब मेरा मन अंदर से बगावत करके उठा और मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने का निर्णय लेकर मैं ज्यादा आंदोलन करने लगा, ज्यादा संगठन में काम करने लगा। और उसी सिलसिले में एक बार शरद जोशी जी ने कहा कि सिर्फ आंदोलन करने से फायदा नहीं चलेगा, आपको पॉलिसी मेकर बनना चाहिए। अगर आप पॉलिसी मेकर बनोगे तो कुछ नीतियां बदल सकोगे या उसकी वो क्षमता आप में आएगी। इसलिए मैंने पहली बार 2002 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो भी एक कोऑपरेटिव शुगर मिल के वाइस चेयरमैन के खिलाफ लड़ा और बड़ी फर्क के साथ जीता। और वो पहली जो चुनाव थी 22 साल पहले की, वो भी लोग क्राउड फंडिंग से ही मैंने जीता था। सर, अगर इतना मतलब अच्छा संस्कार जैसे आप कह रहे हैं कि शरद जोशी ने आपको दिया और आप इतने करीब थे, उनके कहने पर आपने आंदोलन भी ज्वाइन किया या आंदोलन में ज्वाइन होने के बाद में उसमें आप ज्यादा इन्वॉल्व हुए, उनके कहने पे आपने इलेक्शंस लड़े, पॉलिसी मेकर बनने की इच्छा उनके कहने पे आई, तो वो क्या परिस्थिति थी कि 2004 में आप शरद जोशी से अलग होते हैं और अपना संगठन भी अलग कर लेते हैं? ऐसा है कि बाप होता है लेकिन बाप भी कभी कभी भूल कर सकता है। आखिरकार वो भी एक इंसान ही है। तो हुआ ये कि जब 2004 के चुनाव चल रहे थे, आम चुनाव लोकसभा के, उस वक्त हमारी जो संगठन थी, संगठन का नागपुर में एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये तय हुआ कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बाद में मुझे पता चला कि हमने बिना शर्त एनडीए अलायंस को समर्थन दिया है। तो मैंने जोशी जी को पूछा कि ऐसा क्यों, हमने तो तय किया था कि हम अलग से लड़ेंगे, तो आप तो बिना शर्त समर्थन दे रहे हो। और इसका मतलब लोग ये निकालते हैं कि पैसा उन्होंने लिया नहीं था पैसा, लेकिन लोग मतलब ये निकालते कि कुछ फायदा लेकर इन्होंने समर्थन दिया है। और इस हालात में काम करना मुश्किल है, इसलिए मैं अपने घर चुप बैठूंगा, ना मैं विरोध करूंगा, ना आम चुनाव में हिस्सा लूंगा, मैं घर में बैठूंगा। लेकिन कई लोगों ने शरद जोशी को कहा कि ये बगावत कर रहा है, इस तरह की बगावत ठीक नहीं है, उनको संगठन से निकालना चाहिए। मैं बार बार विनती कर रहा था कि सिर्फ 15 दिन के लिए मेरी बगावत है, चुनाव खत्म होने दो, हमारा कोई संबंध नहीं है चुनाव से। तो बाद में मैं सिर्फ फिर संगठन का ही काम करूंगा। लेकिन उन्होंने माना नहीं, उन्होंने मुझे संगठन से निकाल दिया, खारिज कर दिया। तो मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। प्रेशर था जोशी जी पे शुगर लॉबी का? यहाँ बहुत मंत्री, मुख्यमंत्री निकले हैं इस बेल्ट से। ज्यादातर जो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, शिवसेना के हों, साकर कारखाना जो है, शक्कर के कारखाने उनके मालिक हैं, ऐसी कोई बात थी? ये तो मैं नहीं कह सकता, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था। लेकिन ऐसा है कि जो लोग बहुत बड़े होते और बहुत बड़े विद्वान थे ना,
और विद्वान लोग कभी कभी ऐसा उनको लगता है कि हमें विरोध करता है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, उसी में हुआ है। ये थोड़ा सा उनका ईगो पॉइंट था। बाकी कुछ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनके ऊपर किसी ने प्रेशर दिया, कि उनका ईगो हर्ट हो गया कि एक बंदा जिसको मैंने बनवाया, उसको तैयार किया, वो मेरा सुनता नहीं है, ऐसा हुआ। सर जैसे उसके बाद आप अलग होते हैं, 2004 में इंडिपेंडेंट आप एमएलए बनते हैं, 2009 में आप इंडिपेंडेंट एमपी भी बन जाते हैं, क्योंकि लगातार जो जब ये मैं इंडिपेंडेंट एमएलए बना, फिर मैं वापस संगठन ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या बोले जोशी अभी साहब? दूसरा बोले कि नहीं चलेगा। उनका ईगो हर्ट हो गया था ना। एक तो वो खुद कभी चुनाव नहीं जीत सके थे, और एक बंदा उनको उनके साथ राज्यसभा गए थे वो। राज्यसभा गए थे, लेकिन हाँ, आम चुनाव आम चुनाव नहीं नहीं जीते। हाँ। इसलिए उनको ऐसा लगा कि मैं तो कभी, उन्होंने विधानसभा कंटेस्ट किया था, लोकसभा कंटेस्ट किया था, तो उनको ऐसा लगा कि मैं नहीं जीत सका, ये जीत गया, ये कहीं कुछ ठीक हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे वापस संगठन में आने की कोई परमिशन दिया नहीं। उसके बाद मैंने स्वाभिमानी किसान संगठन का ये कर दिया। लेकिन उनका गुरुमंत्र आपने नहीं छोड़ा, एक्सेस टू मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी, वो आपका चलता रहा लगातार। आप जो यहाँ शुगर बेल्ट में बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जो साखर कारखाना मालिक हैं, उनके खिलाफ लगातार आप प्रोटेस्ट करते रहे, अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिला। और जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने आपके समर्थन की घोषणा की कि भाई मजदूरों किसानों की आप बात करें, खासकर जो उस काश्तकार है, जो गन्ने के किसान हैं, उनका आपको भरपूर सपोर्ट मिला, आप इंडिपेंडेंट एमपी भी बने। लेकिन जब 2014 का साल आता है, जोशी साहब को आपने इसलिए छोड़ा, या उनसे आपकी आपत्ति ये थी कि आप बिना शर्त एनडीए के साथ क्यों जा रहे हैं? लेकिन 2014 में भाजपा का समर्थन भी आप लेते हैं, गोपीनाथ मुंडे यहाँ पे आए थे, क्या हुआ था तब? और ये कॉन्ट्रडिक्शन आप कैसे एड्रेस करते वो हैं? मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। बीजेपी के साथ जाना भूल थी? जी, ऐसा हुआ ये कि उस वक्त अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, लोकायुक्त का आंदोलन चल रहा था, और एक ऐसा माहौल बन गया था कि बहुत सारा करप्शन हो रहा है, काला धन वो विदेश में गया है, और उसके लिए एक सुशासन की आवश्यकता है। बाद में पता चला कि ये सब भ्रम था, लेकिन बाद में पता चला, उस वक्त तो ऐसा लगा था कि सुशासन की आवश्यकता थी। गोपीनाथ जी मुंडे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या बात हुई थी? उन्होंने ये कहा कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ना है तो अकेला तू कुछ कर नहीं सकता, ये गठबंधन में आना पड़ेगा। और मैंने कहा कि आपका ये हिंदुत्ववाद और बाकी सांप्रदायिक विचार मुझे तो पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उस वक्त प्रधानमंत्री के पद के लिए मोदी जी का चुनाव हो चुका था। हमारे जो प्रत्याशी है प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी, उनके साथ तो खुद बात कर, चर्चा कर, उन्हें एक मीटिंग अरेंज करवा दी। अच्छा, आपकी बात हुई थी नरेंद्र मोदी से इलेक्शन से हाँ, पहले? इलेक्शन से पहले, वो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अहमदाबाद में हमारी एक मीटिंग हुई थी। क्या हुआ था सर, थोड़ा प्रीति से बताइए। अहमदाबाद में हमारी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में मैंने पूछा कि आप तो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी है, लेकिन आप चुनाव के लिए आपकी क्या नीति रहेगी और आपके सब्जेक्ट क्या रहेंगे? क्या आप हिंदुत्ववाद और सांप्रदायिकवाद छोड़ रहे हैं या आप कुछ नहीं छोड़ेंगे? ये पूछा आपने हाँ, नरेंद्र मोदी मैंने से कि आप हिंदुत्व और सीधे, सांप्रदायिकता छोड़ेंगे? हाँ, सीधे पूछा था। हम्म। मैं पूछा था, मैंने पूछा क्या तो बोले? उन्होंने कहा कि देखो राजू भाई, ये जो हमारा हिंदुत्ववाद या सांप्रदायिकवाद, इससे हमें 190 से ज्यादा सीटें मिलते नहीं है, तो हमारी लिमिट इतनी है, हमें तो कम से कम मेजोरिटी के लिए 273 की सांसदों की जरूरत है। तो इसलिए वाजपेयी जी ने जो मिनिमम का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया है, उसी तहत हम चलेंगे। हमारा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, सुशासन, काला धन के खिलाफ संघर्ष, और इस मुद्दे पे हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया, यह है तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है, आप किसानों को एक मुद्दा ले लो, जो स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है वो अगर एक्सेप्ट करोगे,
अपने हलफनामा में, तो मैं साथ आता हूँ। साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, तो इसलिए हमने एनडीए ज्वाइन कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये सब जुमला है, इसलिए उनको छोड़ दिया। अभी भी बात होती है प्रधानमंत्री से आपकी? ना, ऐसे तो मिलने जब कभी मिलते हैं तो बात होती है, लेकिन अब हमें उनके साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है। तो जब ये कृषि कानून आए, है ना, जिन्हें कई लोगों ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से थोड़ी दिशा उनकी दूसरी थी, कुछ उन्होंने मांगे स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से मांगी थी, कुछ इतर थी, तब आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि मोदी जी ये अपनी बात तो 2014 के पहले ये हुई थी? ना, मैंने बहुत सारे खत लिखे उनको, लेकिन उसका जवाब आया नहीं। बार बार अब भी आज भी लिखता रहता हूँ मैं। अभी भी लेटर लिखते हैं? हाँ, लिखते रहते हैं। जब कोई नीति गलत होती है या उसमें कुछ कमियां रहती है तो मैं अपने लेटर लिखता रहता हूँ, क्योंकि मैं किसान नेता हूँ। हाँ। मेरी जिम्मेदारी है, देश के जो प्रधान है उनको उनकी गलतियां दिखाने की मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं लिखते रहता हूँ। अभी सबसे हाल का लेटर आपको याद में है कि अभी अपने सबसे लेटेस्ट लेटर किस विषय को लेके लिखा था प्रधानमंत्री? अभी लेटेस्ट लेटर मैंने लिखा था, जो पाम तेल का जो इम्पोर्ट हुआ था वो मत करिए, इसके लिए इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाएगी। वही हुआ, 2.5% आत्महत्या बढ़ गई महाराष्ट्र में, क्योंकि सोयाबीन बेल्ट में उसका ज्यादा असर हुआ। जो 9,000 क्विंटल सोयाबीन बेच रहे थे किसान, तो 4,200 रुपए का बेचने पड़ा, तो इससे बहुत नुकसान हुआ, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। ठीक है सर, 2014 से 19 पर आते हैं, फिर उसके बाद हमको 24 की बात भी करनी है। 2019 में इलेक्शन होते हैं और एनसीपी कांग्रेस के समर्थन से आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो शिवसेना के धैर्यशील माने हैं उनसे आप 96,000 की लीड से हारते हैं। और ये तो चुनाव का नतीजा हुआ। लोगों ने कहा कि राजू शेट्टी अभी तक के किसानों की बात करते थे, उनके आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, लेकिन जिन पार्टियों के साथ उन्होंने अलायंस किया है, ये उन्हीं लोगों की पार्टियां हैं जिनके शक्कर कारखाने हैं, जिनके कोऑपरेटिव हैं, जिनके खिलाफ उनके पूरे जीवन का मूवमेंट था। इस तरह की बात आप तक किसी ने पहुंचाई थी कि आपने जो ये फैसला लिया उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं? दिल्ली में हमारा जो आंदोलन चल रहा था, हम मांग कर रहे थे सरकार से कि जिस तरह से मिनिमम वेज एक्ट है, उसी तरह से मिनिमम एमएसपी एक्ट पार्लियामेंट में पारित होना चाहिए, क्योंकि सरकार एमएसपी तो डिक्लेयर करती है, लेकिन सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलती है, क्योंकि सरकार सिर्फ 6% ही अनाज खरीदती है। बाकी 94% जो अनाज है उसको तो मार्केट में जो रेट मिलेगा वो लेना पड़ता है। तो हम ये चाहते थे, हम पूरे देश के किसान नेताओं की एक मांग थी कि एमएसपी अनिवार्य कर दीजिए, कानून बनाइए, ताकि एक मार्केट एमएसपी के ऊपर सेट हो जाएगा। इसलिए हम मांग कर रहे थे, और इसके लिए हमने ड्राफ्ट बनाया था, एक प्राइवेट मेंबर बिल मैंने बनाया था और वो पार्लियामेंट में पेश भी किया था। उस बिल का समर्थन लेने के लिए मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिला था, उनके साथ बहुत सारी चर्चा हुई थी, मीटिंग्स हुई थी। 21 राजनीतिक दलों ने उसको समर्थन देने का तैयारी, उसका लेटर भी हमें दे दिया, और उन्होंने कहा कि जब फ्लोर पे इसका उसकी डिबेट हो जाएगी तो हमारे सारे सांसद इसके बाजू में वोटिंग करेंगे। तो ये सब माहौल बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तब तक तो वो उसकी डिबेट हुई नहीं, लोकसभा भंग हो गई, तो फिर चुनाव आ गए। हमने सोचा कि अगर आगे इस कानून को पारित करना है तो सब लोगों को साथ लेके जाना पड़ेगा, इसलिए हमने इस गठबंधन में जाने का निर्णय लिया। लेकिन हुआ ये कि ये जो निर्णय लिया था, इसके लिए जो उसके पीछे जो पार्श्वभूमि थी वो हम किसानों को या गांव में बता नहीं सके, इतना टाइम नहीं मिला, और लोगों को ऐसा लगा कि अरे ये तो
चीनी मिल मालिक या उस चेयरमैन के साथ झगड़ा करते थे, संघर्ष करते थे, शरद पवार के खिलाफ बोलते थे। अब शरद पवार के साथ वोट ये लोगों मांगने ने आए। बोला कि अभी तक शेट्टी साहब कारखाने के बाहर थे, अब कारखाने के गेट के अंदर कैसे चले गए? ऐसा बोलने लगे। ये सब इस तरह का जो कैंपेनिंग किया वो बीजेपी वालों ने किया कि अब ये इस तरह से ये राजू शेट्टी एक भला आदमी था, लेकिन अब वो बिगड़ गया। इस तरह से कैंपेनिंग उन्होंने किया। और किसान बेचारे सीधे साधे होते, और उनको ऐसा लगा कि सचमुच हमारा राजू शेट्टी अब पहले ऐसा रहा नहीं। उसका थोड़ा जिनका भरोसा था उन्होंने वोट दिया, फिर भी 4,90,000 वोट मुझे मिले। और जिनका भरोसा उठ गया उन्होंने अगस्त में वोट दिया। दूसरी एक घटना घटी, पुलवामा का भी असर हमारे जो युवा मतदाता थे उनके ऊपर गया। उनको ऐसा लगा कि मोदी के खिलाफ बोलना है इसका मतलब देशद्रोह। मैं तो खुलेआम मोदी जी के खिलाफ बोलता था, तो उन्होंने मुझे देशद्रोही समझने लगे। उन्होंने भी वोट नहीं दिया। अभी भी ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है, अभी नहीं है, वो माहौल आज नहीं है। और तीसरी बात ये हुई कि मेरा वोटर काउंट था, एक गरीब किसान, गरीब उसका खेत में काम करने वाला मजदूर और गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाले रहने वाले लोग और दलित, ये सारे मेरे वोटर थे। और उसी वक्त प्रकाश अंबेडकर जी ने एक वंचित का भी एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। उसने 1,25,000 वोट लिया। तो वो अगर कैंडिडेट नहीं होता तो भी मैं जीत जाता। दो चीजें जाननी है सर मुझे उसी चुनाव के बारे में। शरद पवार से आपकी क्या बात हुई थी, पहली चीज? और दूसरा, जब प्रकाश अंबेडकर कैंडिडेट दे रहे थे तो क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि देखिए प्रकाश जी, मैं खड़ा हो रहा हूँ, एक समझौता कर लेते हैं? शरद पवार ने आपको एनसीपी कांग्रेस का समर्थन देते हुए क्या कहा था, और प्रकाश अंबेडकर जब ये कैंडिडेट दे रहे थे तब आपकी उनसे क्या बात हुई थी? शरद पवार जी से मेरी बात ये हुई थी कि इस चुनाव के बाद वो जो एमएसपी गारंटी कानून है वो पास करवाने के लिए वो कोशिश करेंगे। वो खुद 10 साल तक कृषि मंत्री रहे थे, इसलिए वो उसका महत्व जानते थे। और अगर वो पार्लियामेंट में उनकी मदद होती है तो जल्दी से जल्दी ये कानून पास हो सकता है, मुझे ऐसा लगा। अगर वो विपक्ष में रहते तो भी सरकार के ऊपर प्रेशर ला सकते हैं। इसलिए हमने उनके साथ गठबंधन किया। और क्या सवाल पूछा आपने? प्रकाश अंबेडकर। हाँ, प्रकाश अंबेडकर जी को भी मैंने उस गठबंधन में लाने की कोशिश की थी। मुझे पवार साहब ने कहा था कि तुम प्रकाश जी से बात करो, क्योंकि आप दोनों मूवमेंट वाले लोग हो, उनके आपस में बात करते रहते हो, तो आप उनको मिलो, उनको भी गठबंधन में ले आओ। और कई बार 8-10 बार मैं प्रकाश जी को मिला था, उनको गठबंधन में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो विफल हो चुका था। अंत में उन्होंने ये कहा कि राजू जी, आपने बहुत कोशिश की है मुझे गठबंधन में लेने की, लेकिन वो तो सफल नहीं हुआ है। इसलिए मैं 47 जगह पे ही चुनाव लड़ूंगा, जो आपकी सीट है हाथ का नंगले, वहां मैं कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा। ऐसी बात हो गई। उन्होंने आश्वासन दिया, खुद उन्होंने कहा, मैंने उनको पूछा नहीं था। मैंने उनको धन्यवाद दिया, और बाद में उन्होंने जब यहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो मैंने आपने फोन किया कि साहब हमारी तो क्या बात? क्या अपनी तो बात ऐसी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि लास्ट दिन तक जब हम वापस ले लेंगे। और आखिरी दिन जब मैंने फोन करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाया नहीं है। ऐसा हुआ। फोन नहीं लिया आपका? पैसा लिया नहीं। ठीक है सर, 2024 पे आते हैं। ये अभी जो इलेक्शन जिसमें आपके समर्थक खड़े हैं, बड़ी शांति उन्होंने बनाए रखी है। थोड़ा धैर्य और रखेंगे तो इंटरव्यू भी खत्म हो जाएगा। आपका अभी से 2-3 महीने पहले आपने पुणे बेंगलोर हाईवे को जाम किया था, भारी आपको किसानों का समर्थन मिला, और आपका तब यही नारा था कि उसाला दर मिलावा, माने जो गन्ना किसान है उसको उसका भाव मिलना चाहिए। वो सपोर्ट आपका रोड पे दिख रहा था। कई लोग ये कह रहे हैं कि विद टाइम आपका सपोर्ट अब उतना नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? कौन कहता है मुझे सपोर्ट नहीं है? आपके जो विरोधी पक्ष के लोग। वो गलत है, क्योंकि मैंने जब अपना नामांकन भर दिया उस दिन कम से कम 50,000 किसान मेरे साथ आए थे। मैंने किसी को मैसेज नहीं दिया था, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया में ये लिखा था,
12 अप्रैल को मेरे फेसबुक पेज पे, क्योंकि इंस्टाग्राम तो मुझे आता नहीं है, मैं फेसबुक पेज पे ये लिखा था कि मैं 15 अप्रैल को अपनी पर्ची भरने जा रहा हूँ। किसानों, अगर आपको लगता है कि राजू शेट्टी तुम अकेले नहीं हो, हम आपके साथ ऐसा लगता है, तो आप लोग आओ कोल्हापुर में और मुझे महसूस करो, होने दो कि मैं अकेला नहीं हूँ। खुद किसान फेसबुक चलाते हैं आप? हाँ हाँ, मैंने लिखा तो इतने सारे लोग आ गए। और उस दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी कोल्हापुर में थे। उन्होंने उनके पार्टी के 2 कैंडिडेट का भी पर्चा भरा था, लेकिन उन्होंने गाड़ियां बेचकर, पैसा देकर जितनी भीड़ इकट्ठा की थी उससे दुगनी भीड़ हमारे साथ थी। और क्या चाहिए, यही बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है मेरा। ठीक। हम ये जानना चाहते हैं कि ये चुनाव हो रहा है, अब यहाँ पे एमवीए के कैंडिडेट भी हैं, यहाँ पे महायुति के कैंडिडेट भी हैं, आप भी खड़े हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बहुत कोशिश की आपको मनाने की कि आप महाविकास अघाड़ी की तरफ से खड़े हो जाइए या अलायंस में आ जाइए, मशाल पे लड़िए, लेकिन आपने कहा कि मैं सीटी ही बजाऊंगा। लोगों ने कहा कि ईगो आड़े आ रहा था। ऐसा नहीं है, युगो नहीं है। मेरा युगो आड़ आता तो मैं मातोश्री नहीं पहुंचता। मुझे है मेरे पास युगो, लेकिन युगो होता तो मैं मातोश्री क्यों जाता? जिस मातोश्री ने मुझे एक बार हराया था 2019 में, मैं इसलिए मातोश्री गया था क्योंकि उससे पहले वो चाहते थे कि जो उनको छोड़ने वाला जो एमपी था उसको हराना चाहिए, लेकिन उसको हराने वाला कैंडिडेट उनके पास था नहीं। तो चाहते थे कि राजू शेट्टी वापस गठबंधन में आए, कि आपका और धैर्यशील माने का दोबारा एक हो कॉन्टेस्ट जाए और मैं आसानी से जीत जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एमवीए में 2021 में ही छोड़ चुका था, क्योंकि क्या उन्होंने कारण था सर? उसमें उन्होंने लैंड एक्विजिशन में जो अमेंडमेंट किया था वो किसानों के खिलाफ था। उन्होंने जो गन्ने का एफआरपी था में टुकड़े करने का फैसला किया था, वो भी उसका हमारा विरोध था। 3 किस्त बना दी थी। हाँ, 3 किस्त बनाई थी। तो इस तरह से आप किसान विरोधी नीतियां अपनाओगे तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया था। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मुझे समर्थन देने की, तो समर्थन वो कैसा होगा? तो बहुत सारे शिव सैनिक मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार आप उद्धव जी से मिलो, हम सब लोग आपको हम जितवाना चाहते हैं, आपका प्रचार करना चाहते हैं, तो एक बार आप मिल के आइए। तो मैंने उनकी बात मानी और अपना युगो बाजू रखकर मैं उनको मिलने के लिए गया और उनसे साफ कहा, मैं गठबंधन में तो आऊंगा नहीं। अगर आप धैर्यशील माने को हरवाना चाहते हो तो कैंडिडेट मत खड़ा करो, मैं हराऊंगा, आपका काम हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। उन्होंने वो माना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आखिरी दिन जब हम अपनी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे उस दिन ये डिक्लेयर करेंगे कि हाथ कनंगले सपोर्ट करते हैं हम राजू शेट्टी को। मैंने हाँ कर दिया और मैं अपने काम में जुट गया। मतलब बात हो गई थी, लेकिन वादा दे दिया था। हाँ, वादा उन्होंने किया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग करते काम भाजपा के, लेकिन है महाविकास आघाड़ी में, फॉर एग्जाम्पल जयंत पाटिल जैसे लोग, उनको सांगली और हाथकणंगले में बीजेपी को या बीजेपी उनके गठबंधन की पार्टी को जितवाना था। इसलिए उन्होंने उद्धव जी को कहा कि इसको मशाल लेने को कहो। अब मुद्दा यह है, मेरी उम्र जब 22 साल की थी तब से मैं मूवमेंट में काम करता हूँ। मेरी आज उम्र है 56। इसका मतलब 34 साल से मैं इस किसान मूवमेंट में काम करता हूँ। आज तक मैंने एक भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। चुनाव लड़ने के लिए स्वाभिमानी पार्टी का मैंने बनाया। तो ये कहने लगे कि मशाल ले लो, मशाल ले लो, इसका मतलब ये कि उनका ये भी फॉर्म लेना पड़ेगा और ये भी फॉर्म लेना पड़ेगा। इसका सिंबल मतलब उनका होगा। हाँ, सिंबल उनका, तभी सिंबल मुझे मिलेगा। अब ये भी फॉर्म लेगा तो मुझे शिवसेना ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैं किसानों को ऐसा ही छोड़ दूं या अपनी पार्टी बर्खास्त करूं या अपने संगठन बर्खास्त करो? ये हरगिज नहीं होगा। मैंने साफ कहा कि मेरी जान चली जाए बेहतर है, लेकिन मैं अपने किसानों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन्हीं किसानों ने मुझे इतना बड़ा नेता बनाया है।
उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ कि आप अपनी पार्टी का विलय नहीं करना चाहते थे। आपका था कि मैं जिस संगठन को मैंने खड़ा किया है, शेतकरी संगठन है, मैं वहीं पे रहूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा, ठीक है, अपनी जगह पे। क्या आप अलायंस में भी नहीं आना चाहते थे एमवीए के साथ में? कुछ लोगों ने कहा कि ना वो पार्टी मर्ज करना चाह रहे थे, ना वो अलायंस में आना चाह रहे थे, तो फिर हम कैसे उनको सीट दे देते वो? क्यों? मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं था, तो एक सीट के लिए क्या फर्क पड़ता था? लेकिन उनको गठबंधन में मुझे लाना था, क्योंकि मेरा फेस वैल्यू वो पूरे महाराष्ट्र में अपनाना चाहती थी, इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं क्यों करने दूं? क्योंकि इन लोगों ने जब लैंड एक्विजिशन बिल में अमेंडमेंट किया, क्या किसी के साथ चर्चा की थी? क्यों किसानों के खिलाफ उन्होंने ये अमेंडमेंट किया? आज यहाँ से महाराष्ट्र से के 12 जिलों से शक्तिपीठ का रोड जा रहा है, उसमें किसान बर्बाद हो रहा है। क्या इसके लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं थे? एफआर गन्ने के किसान 3 किस्तों में बट गई, इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे? या मैंने शर्त रखी, माफी मांगो किसानों की, हमने गलती कर दी। बोला था आपने शरद हाँ, पवार मैंने को? कहा था, लेकिन ये माफी भी नहीं मांगेंगे, किसानों के खिलाफ नीतियां भी अपनाएंगे, और मैं क्यों गठबंधन में जाऊंगा? इसलिए नहीं गया। आपने कहा कि ठीक है, मैं अपने इलेक्शन। कल उन्होंने ये भी कहा कि देखिए 2009 में उन्होंने कुछ सोच करके एमवीए का हिस्सा वो बनने के लिए वो तैयार हुए थे, एनसीपी कांग्रेस को उन्होंने समर्थन लिया, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं लिया, तो ये एक प्रॉब्लम है। खैर, उसका आप जवाब दे रहे हैं। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से या शिवसेना का जो शिंदे गुट है उसकी तरफ से कोई ऑफर नहीं आया? शिंदे गुट से भी ऑफर आया था और बीजेपी की ओर से भी किसने बात ऑफर की आया था। बहुत सारे लोग है, वो अब मैं बता नहीं सकता, लेकिन उनसे जिम्मेदार लोगों ने ऑफर दी थी कि आप फिर से एनडीए ज्वाइन करो। घर वापसी हाँ करो? हाँ, घर वापसी करो। उनकी शर्त उनका सिंबल लेने का नहीं था, मैं अपने सिर्फ सीटी पे? हाँ, सिटी पे लड़ने के लिए उनका ऑफर था, लेकिन मैंने ठुकराया। शिंदे ग्रुप से भी हम कैंडिडेट खड़ा चेंज करेंगे, हमारे अपने ग्रुप में ले लेंगे। मतलब वो धैर्यशील माने को बैठाने को तैयार थे? तैयार थे, लेकिन वो भी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता था। कारण क्या दिया आपने? अभी सांप्रदायिक सारे लोग इनका जो भ्रष्टाचार, ये जो 50-50 करोड़ को एमएलए खरीदना, सांप्रदायिक विचार, सांप्रदायिक दंगे भड़कवाना, ये इससे मैं विरोध करता हूँ। जो मणिपुर का जो कांड हुआ महिलाओं का, इसके खिलाफ मैंने 72 घंटे फास्टिंग किया था, क्योंकि मैं इस देश में एक तो कम से कम बंदा है इस घटना से शर्मनाक होकर प्रायश्चित लेने के लिए मैंने वो फास्टिंग किया था। एक मुझे एक और चीज जाननी है। मुझे इस इंटरव्यू में बात करके मैं एक चीज मैंने नोटिस की कि आप खुला खुला बोलते हैं, है ना? जो लगा वो बोल देते हैं, जिसके बारे में जो बोलना है वो बोल देते हैं, एक क्लियर थॉट, मतलब कम से कम इस बातचीत में। लेकिन जब हम आपके साथियों की लिस्ट देखते हैं, उसमें हमको लगता है कि अगर इतनी क्लैरिटी है राजू शेट्टी में, तो उनके साथ के लोग अलग क्यों जाते हैं? सांगली से विशाल पाटिल आपके साथ थे, अब नहीं है। बुल्डाना से रविकांत तुपकर आपके साथ थे, अब नहीं थे। सदाभाऊ खोट, रघुनाथ पाटिल, एक एक करके लोग आपसे दूर होते जाते हैं। कारण क्या है? देखिए, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये शरद जोशी जी के साथ हुआ है। जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, वहाँ उस वक्त भी ऐसा हो चुका है। महात्मा गांधी जी के साथ भी कई लोग बाद में छोड़ गए थे। ये जो भी मूवमेंट होती है, संयुक्त महाराष्ट्र का जो आंदोलन था उसमें भी हो चुका है। इसमें जो यूनियन ट्रेड यूनियंस है उसमें भी लोग आते हैं, छोड़ते हैं। ये जब लोग आते हैं, कई बार ज्वाइन होते हैं, विचार से प्रभावित होते हैं, लेकिन कई साल बीतने के बाद उनको ऐसा लगता है कि कितने कितने दिन तक ऐसा ही चलते रहेगा, मेरा क्या, आखिर मेरा भविष्य क्या है, मुझे क्या मिलेगा। इस तरह के उनके निजी विचार जब आते हैं तो लोग छोड़ के जाते हैं। इसका अनुभव महात्मा गांधी ने लिया है, शरद जोशी ने लिया है, अंबेडकर जी ने लिया है, मैंने लिया है, सब लोगों ने लिया। लेकिन वो तो बोल सकते हैं भाई शेट्टी साहब तो मतलब एमपी बन गए, वो मंत्री भी रहे, हमको क्या मिल रहा है? इस सवाल का क्या? लेकिन मेहनत भी देखो ना, ये जितनी मेहनत मैंने कर दी है, उतनी मेहनत वो अगर करते तो लोग बहुत होशियार रहते हैं, वो देखते रहते हैं, सिर्फ विचार के पीछे रहते नहीं है, मेहनत भी देखते हैं, लगन भी देखते हैं।
और आप किस लगन से काम करते हैं वो भी देखते हैं। एक और बताइए सर, 2020 में ये बात हुई कि आप एमएलसी बन जाएंगे, और ये भी था कि एनसीपी आपको पार्टिंबा देगी, और ये बात लगभग बाहर थी। आखिरी में ये हुआ कि आपने फॉर्म नहीं डाला, कारण क्या था? क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि जब उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल और ये जो एफआरपी के बारे में गड़बड़ की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके समर्थन से मुझे नहीं बनना चाहिए एमएलसी, क्योंकि जो लोग किसानों के साथ विश्वासघात करते हैं उनके समर्थन से एमएलसी बनना गलत बात है, इसलिए मैंने नहीं भरा फॉर्म। अच्छा, मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे दिख रही है, या कम से कम आप जो बता रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं। फिर उधर एक एनसीपी में शरद पवार हैं, जिनकी पॉलिटिकल थिंकिंग की लोग कम से कम दुहाई देते हैं। महाराष्ट्र में तो अभी भी लोग नोटिस करते हैं वो जो चीजें कहते हैं, जो चीजें करते हैं। तो फिर यहाँ मतलब बात कहाँ खराब हुई, मैं बस वही नहीं समझ पा रहा हूँ। Anyway, इस साल सर अभी अभी 25 अप्रैल की बात है, जो कांदे का, प्याज का एक्सपोर्ट चालू किया गया है 3 पोर्ट से स्पेसिफाइड क्वांटिटी में। आप लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार का जो ये कदम है महाराष्ट्र चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। अब बहुत देर हो चुका है, अगर एक्सपोर्ट पहले ही खुला कर देते तो कुछ फायदा होता है। जैसा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए उन्होंने अभी पर दिया, अभी शुगर मिले ही शुरू नहीं है तो इथेनॉल उसका उत्पादन होगा कैसा? क्योंकि बीएवी या शुगर कैन जूस टू इथेनॉल का उन्होंने बैन कर दिया था। अब अगर मिले ही शुरू नहीं है तो उसका फायदा किसको होगा? सिर्फ कागज पे ही वो पॉलिसी रहेगी ना। उसी तरह से प्याज का है, प्याज अब बचा ही नहीं है तो अब एक्सपोर्ट खुला करने से फायदा क्या होगा? उन्होंने चुनाव को देख के किया है लेकिन उसका फायदा किसी को होगा नहीं। सर मैं जब आपके कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, मैंने अभी जो आपकी डोर टू डोर मीटिंग्स चल रही हैं, जैसे आपके बारे में बताया गया कि आप कभी बड़ी रैलियां, बड़े मंचों पर नहीं जाते हैं, आपका पूरे टाइम है डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। हमने भी आपके साथ आधा दिन बिता करके देखा है। हाथकणंगले में एक सत्यजीत पाटिल शिरोडकर हैं, ये एमवीए के कैंडिडेट हैं, उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के। धैर्यशील माने हैं महायुति से, वो शिंदे गुट के कैंडिडेट हैं, और तीसरा आप राजू शेट्टी। आपके काडर के अंदर ये मैसेजिंग खूब है कि ये जो वोटिंग है शिरोडकर और माने के बीच में स्प्लिट होगा, इसलिए राजू शेट्टी जीतेंगे। एक भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा अभी तक कि नहीं, राजू शेट्टी को वोट ही इतना मिलेगा कि वही जीतेंगे, चाहे कोई साथ लड़े कोई खिलाफ लड़े। क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट चालू किया गया है कैंपेनिंग? ना, ऐसा नहीं है। मैं दिसंबर से मेरा कैंपेनिंग शुरू है। ये लोग आज इनका अभी शुरू होना है, मेरे तीसरा राउंड शुरू है अपने क्षेत्र में। क्योंकि मैंने जो हार मुझे मिली 5 साल पहले, उसका बदला लेने की प्रतिज्ञा मैंने 5 साल पहले की थी। इसलिए मैं जो 1 दिसंबर से मैं ये सब क्षेत्र घूम रहा हूँ। इसलिए मेरा तीसरा राउंड चल रहा है। 2 जिले में ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी सांगली और कोल्हापुर में। काफी बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, हिली एरिया है। तो काफी ट्रैवल भी करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजू शेट्टी, आपने हमसे अपने कैंपेन ट्रेल में बात की, सवालों का खुलकर जवाब दिया, चाहे वो किसी भी तरह के सवाल हों। अंतिम हम चाहते हैं कि अगर आप अपने जो मतदाता हैं उनको कोई संदेश देना चाहें, उन्हें बताना चाहें कि क्यों आपको चुना जाए, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद हम इस बातचीत को विराम देंगे। मैं मतदाताओं को इतनी, और खास करके किसानों को और गरीब लोगों को इतना ही एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी गवर्नमेंट चुनना है या अच्छा कैंडिडेट चुनना है, जो अच्छी नीतियाँ बना सके या अपने विचार पार्लियामेंट में रख सके, तो आप बिरादरी छोड़कर वोट देने की मानसिकता रखो। धर्म या बिरादरी या सांप्रदायिकवाद के आगे जाकर किसमें कितनी क्षमता है अपने विचार रखने की, और वो क्या करेगा जीतने के बाद, या अपनी खुद की गरीबी हटाएगा या लोगों की गरीबी हटाए इसलिए कोशिश करेगा, ये देखो और बाद में वोट दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन ये जब चुने गए लोग या उसमें अगर अच्छी तरह से अगर चुनाव करेंगे तो अच्छा कैंडिडेट मिलेंगे, अच्छे एमपी बनेंगे और अच्छा गवर्नमेंट भी लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसी नोट पर इस बातचीत को राजू शेट्टी जी हम यहीं पे विराम देते हैं। हमारे दर्शकों का हम शुक्रिया करते हैं, उन्होंने इस बातचीत को सुना। आप सुन रहे थे राजू शेट्टी को, शेतकरी संगठन के आप मुखिया हैं, हाथकणंगले कॉन्स्टिट्यूंसी से इस बार प्रत्याशी हैं। इसी तरह की और बातचीत हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। महाराष्ट्र का टूर हमारा अब और आगे जाने वाला है।
प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।